नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए जून में जो करंट अफेयर बना है फोर्थ वीक में उसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें सारे करंट अफेयर हम फोर्थ वीक के 30 जून तक कवर कर रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, स्पोर्ट्स हो या कोई इंपॉर्टेंट डेज हो, अपॉइंटमेंट हो, सारे टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर लास्ट वीक ऑफ जून के करंट अफेयर को हम कवर कर रहे होंगे। यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके साथ कवर करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में आपको पता है कि मध्य प्रदेश ने इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर मेन इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ। साथ साथ रवि सिन्हा जी रॉ के नए चीफ बने हैं। तो रॉ को कब स्थापित किया गया, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, क्या इसकी फुल फॉर्म है, ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के माध्यम से करने वाले हैं। साथ साथ आईएनएस किरपन भारत ने वियतनाम को दिया और वियतनाम को क्यों मिला है, ये क्यों दिया भारत ने, इसकी बात होगी। साथ साथ स्वामीनाथन जानकीरामन जिनको डिप्टी गवर्नर आरबीआई में बनाया गया है, यहाँ पर इनकी बात करेंगे। और इंटरनेशनल और नेशनल जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं उनकी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में 21 जून को आपको मालूम होगा कि हम इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल योगा डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 21 जून को। कब से ऑब्जर्व कर रहे हैं? 2015 से ऑब्जर्व कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2014 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था और 2015 से हम इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं। 9th नंबर की इंटरनेशनल योगा डे इस साल हमने ऑब्जर्व किया। मध्य प्रदेश में मेन इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है इंटरनेशनल योगा डे का। मध्य प्रदेश में भी कहाँ? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में मेन इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ और यहाँ पर मध्य प्रदेश में नेशनल योगा ओलंपियाड भी ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इवेंट को ऑर्गेनाइज कराते हुए एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलमोस्ट दे ही दिया है आपका कि क्यों हम इंटरनेशनल योगा डे, कब से हम इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, रवि सिन्हा आपको पता है कि ये नए चीफ बन गए हैं किसके? रॉ के। रॉ मतलब क्या? रिसर्च एनालिसिस विंग। क्या? रिसर्च एनालिसिस विंग। इसके ये नए चीफ बन गए हैं और किसकी जगह ली है इन्होंने? तो याद रखिएगा, इन्होंने जगह ली है सामंत कुमार गोयल की जगह। ध्यान रखेंगे, सामंत कुमार गोयल जी का जो कार्यकाल है वो 30 जून तक ख़त्म हो गया था, उसके बाद ये जगह ले लेंगे। ध्यान रखेंगे कौन? सिन्हा साहब। यहाँ पर आप देख सकते हैं रवि सिन्हा अब रॉ के नए चीफ बन चुके हैं। अगर रॉ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और इंदिरा गांधी RN काओ को फाउंडर इसका माना जाता है। अगला क्वेश्चन, INS किरपन भारत के द्वारा इंडिजीनियसली बिल्ड मिसाइल कॉर्वेट है। इसको भारत ने वियतनाम को सौंप दिया है। वियतनाम को अपनी कोस्टल लाइन की सुरक्षा के लिए इसे सौंपा गया है। आपको पता है वियतनाम भी अगेंस्ट चाइना काम कर रहा है, मतलब चाइना के विस्तारवाद नीति के अगेंस्ट काम करता है और भारत भी उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। इसलिए भारत ने गिफ्ट के रूप में ये INS किरपन दिया है। किसको? वियतनाम को। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। अगर INS किरपन की बात करें तो ये किस प्रकार का, किस क्लास का कॉर्वेट है? तो ये खुकरी क्लास का कॉर्वेट है। ध्यान रखिएगा। मिनिस्टर ऑफ इस समय पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसको हैंडओवर किया गया है वियतनामी जनरल फांग वान गैंग को। वियतनाम की बात करें तो हनोई इसकी कैपिटल है। ध्यान रखिएगा, साउथ ईस्ट एशिया में ये कंट्री अवेलेबल है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, उससे पहले अगर वियतनाम के बारे में जानें तो भारतीय नेवी में ये पहली बार 1991 में
इसको हैंडओवर किया गया था, इसका कमीशन किया गया था। और इसका जो रोल है वो पेट्रोलिंग में, कोस्टल सिक्योरिटी में, सरफेस वॉरफेयर में, एंटी पायरेसी में, इन सभी में ह्यूमन डिज़ास्टर जो होता है उसमें ह्यूमन को असिस्ट करने में ये मदद कर सकती है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है भवानी देवी। आपने सुना होगा, हमारे भारत देश में सबसे फेमस तलवारबाज अगर जिनको कहें वो भवानी देवी हैं। तो भवानी देवी इस समय पर पहली भारतीय बन गई हैं जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में तीरंदाजी में कोई मेडल जीता है। कोई मेडल का मतलब आपको बता दूं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को जीतने के लिए जैपनीज़ प्लेयर को हराया था, याद रखिएगा। और ये सिल्वर मेडल जीत जाती अगर ये उज्बेकिस्तान के जनाब डेबेकोवा को हरा देती, लेकिन उससे हार गई, इसीलिए इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। लेकिन फिर भी ये भारत से पहली स्वॉर्ड्समैन बन चुकी हैं, माफ़ कीजिएगा, तलवारबाज बन चुकी हैं, जो कि एशियन चैम्पियनशिप में इन्होंने कोई भी मेडल जीता है। ठीक, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तलवारबाज भवानी देवी, याद रखिएगा। ठीक, अगला भी एक रिकॉर्ड बना है स्पोर्ट्स में, क्या? तो इंडियन शॉट पुट प्लेयर हैं तजिंदर पाल सिंह तूर, इनके द्वारा खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया गया और नेशनल और एशियन रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है। कितनी दूर तक थ्रो किया इन्होंने? तो इन्होंने 21.77 मीटर तक इन्होंने तो गोले को थ्रो करा है। और इसी के साथ इन्होंने नेशनल और साथ साथ एशियन रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इससे पहले इन्हीं का रिकॉर्ड था। तो ये रिकॉर्ड इन्होंने कहाँ तोड़ा है? तो नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तजिंदर पाल तूर को। अगला क्वेश्चन, गोवा में आपको पता है इस साल 37वें नंबर का हम नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब गोवा में ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका मस्कट लॉन्च किया गया है। और मस्कट है मोगा। क्या है? मोगा, जिसको लॉन्च किया है गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इस जो नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया है इसको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विंड एनर्जी का सबसे बेहतर तरीके से यूज़ कर पाया है। मतलब विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में सबसे आगे कौन सा राज्य रहा? तो आंसर है राजस्थान रहा। याद रखिएगा, राजस्थान ने हाईएस्ट विंड कैपेसिटी अवेलेबल है, उस फैसिलिटी को इन्होंने इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने में सभी राज्यों को पछाड़ दिया है। दूसरे नंबर पर इस विंड कैपेसिटी से ऊर्जा बनाने में गुजरात, तीसरे पर तमिलनाडु और उसके बाद अन्य राज्य रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग के आपको 3 राज्य याद रखने हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा एरिया वाइज राज्य है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें ये रिपोर्ट कब जारी की गई, तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी उसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया 15 जून को। 15 जून को क्यों? क्योंकि इस दिन ग्लोबल विंड डे ऑब्जर्व होता है। और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन संभाल रहे हैं? तो RK सिंह जी इस समय पर इस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी एक अपने में रिकॉर्ड है और आपसे पूछा जा सकता है कि इस समय पर दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस फुटबॉल में किसने खेले हैं? तो फुटबॉल में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खेले हैं, जो कि पुर्तगाल के प्लेयर हैं। इन्होंने 200 इंटरनेशनल मैचेस फुटबॉल में खेल लिए हैं और इसी के साथ इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। ध्यान रखिएगा, ये इस समय पर सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाले प्लेयर बन गए हैं। इनका नाम याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, सुमित सेठ ये कौन है? इनको इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है पनामा में। ध्यान रखिएगा, पनामा में भारत के जो IFS ऑफिसर हैं
सुमित सेठ, इनको बनाया गया है एम्बेसडर। अब ये वहाँ पर भारत का रिप्रेजेंटेटिव करने और भारत को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कौन बने हैं, तो आपको पता होना चाहिए सुमित सेठ जी बने हैं। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 पे पार्टिसिपेट किया। ये मल्टी नेशन एक्सरसाइज है, इसको मंगोलिया में ऑर्गेनाइज कराया गया है और इसमें 20 से ज़्यादा कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया और भारत की आर्मी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इसको 14 दिन तक ऑर्गेनाइज कराया गया। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन को किस तरीके से ऑपरेबिलिटी में लाया जा सके और ट्रेन किया जा सके, सभी को मिलकर कैसे काम करना है, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो सेशन चल रहा है। अगला क्वेश्चन, सलमान रुश्दी, इनका नाम आप अगर आपने 1-2 साल तैयारी कर ली है एग्ज़ाम की तो आपको पता चल रहा होगा इनका नाम। क्यों? अब बहुत फेमस ऑथर हैं। इनकी बात की जाए तो इन्होंने, सलमान रुश्दी ने बहुत सारी ऐसी बुकें लिखी हैं जो कि चर्चाओं में रहीं और हमारे एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती हैं। इनकी बात करें तो ये अभी चर्चाओं में इसलिए रहे क्योंकि इनको एक अवार्ड मिला है, जर्मन पीस प्राइज़ अवार्ड सलमान रुश्दी को मिला है। याद रखिएगा, पीस प्राइज़ ऑफ जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा 2023 में इनको दिया गया। सलमान रुश्दी जो कि ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर हैं, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। वैसे इनका जन्म भारत में हुआ था लेकिन इस समय पर ये यूके में रह रहे हैं। यहाँ पर बात करें सलमान रुश्दी जी की इम्पॉर्टेंट बुकें, सबसे इम्पॉर्टेंट बुक पहले लिखी हुई है मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ये बुक सबसे इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है। दूसरी शेम, ग्राउंड बीनीथ हर फीट, फ्यूरी, शालीमार द क्लाउन, 2 ईयर 8 मंथ एंड 28 नाइट्स और गोल्डन हाउस, क्विचोटे बुक और विक्ट्री सिटी, ये बुकें हैं जो कि एग्ज़ाम में आपकी किसी ना किसी पूछी गई हैं। सलमान रुश्दी की ये बुकें हैं, ध्यान रखिएगा, और इन बुकों के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुए हैं। अगला क्वेश्चन, स्वामीनाथन जानकी रमन, ये आपको बता दूं डिप्टी गवर्नर बने हैं आरबीआई में, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत के जो बैंकिंग से कंट्रोल करने, बैंकिंग की जो सुविधाएं हैं उनको कंट्रोल करने में और बैंकों को कंट्रोल करने में ये अहम रोल अदा करता है। आपको पता भी है बैंकों का बैंक है। यहाँ पर बात की जाए तो इनका अपॉइंटमेंट किसने किया, तो जो हमारी कैबिनेट है उसके द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया गया। इनकी बात करें तो एसबीआई में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर काम कर चुके हैं। ये अब नए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बन चुके हैं और इस समय पर गवर्नर कौन है, तो गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इन्होंने किसकी जगह ली है, तो इन्होंने महेश कुमार जैन की जगह ली है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, इसलिए अब इनको जगह उनकी दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है जानकी रामन जी। अगला क्वेश्चन, एस्टोनिया पहला बाल्कन कंट्री बन चुका है जिसने सेम सेक्स मैरिज को अप्रूव कर दिया है, लीगलाइज कर दिया है। ध्यान रखिएगा, एस्टोनिया, आप ये मत सोचिएगा बाल्कन कंट्री बोल रहा हूँ तो ये एशिया में पड़ता होगा और या अफ्रीका में पड़ता होगा। आपको बता दूं ये यूरोप की एक कंट्री है और पहली बाल्कन कंट्री बनी जिसने सेम सेक्स मैरिज को अपने यहाँ पर अप्रूव कर दिया है। ध्यान रखिएगा, इनके यहाँ पर 101 सीट है पार्लियामेंट में। वहाँ पर जब वोटिंग हुई तो इसके सहयोग में 55 वोट्स पड़े और 34 वोट अगेंस्ट में पड़े और अब इस लॉ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2024 से। तो एस्टोनिया पहला देश बना है जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज अलाव हो चुकी है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको पता है इन्होंने यूएस के ट्रिप की और यूएस के ट्रिप में बहुत सारे नए इनके रिकॉर्ड बने हैं। जैसे 8वीं बार ये यूएस के ट्रिप में गए हैं। दूसरी चीज़, ये दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं दुनिया में जिन्होंने यूएस की जो संसद है वहाँ पर, यूएस में संसद को कांग्रेस कहते हैं, तो वहाँ पर जॉइंट सेशन को अपनी स्पीच दी है। वहाँ पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया है भारत को, तो ये दूसरे बने। पहले कौन है बताता हूँ। यहाँ पर याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी यूएस गए, वहाँ पर 8th इनकी ट्रिप थी और
यहाँ पर इन्होंने इनको प्राइवेट यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा इनको प्राइवेट डिनर दिया गया। इससे पहले भी मनमोहन जी को भी ऐसे विजिट पे बुलाया गया है, ऐसा नहीं पहले प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इनको जब वहाँ पर प्राइवेट डिनर के लिए बुलाया गया वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उनको इन्होंने गिफ्ट में पहली एडिशन 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद दी है। साथ साथ जो यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उनकी वाइफ जिल बाइडन को इन्होंने 7.5 कैरेट इको फ्रेंडली ग्रीन डायमंड गिफ्ट किया है। याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे साइन अप भी हुए। यहीं पर भारत के प्रधानमंत्री ने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व किया। वहाँ पर भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। क्या बना? क्योंकि 135 देशों के लगभग 130 देशों से ज़्यादा लोगों ने के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलकर वहाँ पर योगा डे को ऑब्जर्व किया। इसीलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। इसीलिए यहाँ पर आप देख पाएंगे ये सर्टिफिकेट भी उनके द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन। और हाँ, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो बेंजामिन नेतन्याहू ऐसे पर्सन है जिन्होंने यूएस की कांग्रेस में जॉइंट सेशन को रिप्रेजेंट स्पीच दी थी वहाँ पर। और दूसरे कौन बन गए? भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं, नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन, नए प्राइम मिनिस्टर कहाँ के? फिनलैंड के कौन बन गए हैं? तो पटेरी ओरपो। कौन? पटेरी ओरपो फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ध्यान रखिएगा, इन्होंने सना मरीन की जगह ली है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। ठीक, और 4 पार्टियों से मिलकर ये प्रधानमंत्री बने हैं। फिनलैंड की बात करें तो नॉर्डिक कंट्री है जो कि नॉर्थन यूरोप में अवेलेबल है। इसके नेबर कंट्री स्वीडन, नॉर्वे और रशिया है। कैपिटल इसकी हेलसिंकी है। करेंसी यूरो है। प्रेसिडेंट साउली निनिस्टो है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की फिनिश और स्वीडिश है। और ये सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री की जो लिस्ट है उसमें टॉप करता है हर साल। भारत इस साल किस पायदान पर है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, मैक्स वर्स्टप्पन ने लगातार कारों की रेस जीतकर अपना रिकॉर्ड दर्ज रखा है। इस बार भी उन्होंने अगली जो कारों की रेस हुई कनेडियन ग्रैंड पिक्स, इसको इन्होंने जीत लिया। यहाँ पर इनकी बात करें तो ये इस साल की सिर्फ 2 रेसों को हटा दी जाए तो और सारी की सारी रेस जीते हैं। कौन कौन सी? सऊदी अरेबियन और अजरबैजान ग्रैंड पिक्स। इस प्रकार से याद कर सकते हैं, दोनों में ए आ रहा है। तो सऊदी को अगर हटा भी दिया जाए तो अरेबियन और अजरबैजान, बैजान और अरेबियन, इन 2 को ये नहीं जीते और बाकी सारी इनके द्वारा जीती गई हैं। मैक्स वर्स्टप्पन की बात करें तो नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, रेडबुल चलाते हैं। और सर्जियो पेरेस की बात करें तो ये भी रेडबुल चलाते हैं। ध्यान रखिएगा, मतलब इस साल की सारी कारों की रेस जो हो रही हैं ग्रैंड पिक्स के रूप में, वो सभी की सभी रेडबुल के द्वारा ही जीत ली गई हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्स वर्स्टप्पन। अगला क्वेश्चन, जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनियों की एक लिस्ट जारी की गई है, उसमें किस कंपनी, टाइम्स के द्वारा लिस्ट जारी की गई, तो उसमें किन भारतीय कंपनी को रैंकिंग मिली है? तो भारतीय कंपनियों में बात करें तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और मीशो, आप जानते होंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इन दोनों को ये इस टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल कंपनीज़ की जो टाइम्स की मैगजीन है उसमें रैंकिंग मिली है। इसमें कौन सी कंपनियों ने टॉप किया है? तो ओपन एआई, स्पेस एक्स, chess.com, गूगल डीप माइंड, इसके द्वारा यहाँ पर टॉप कर दिया गया। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि सबसे ज़्यादा, लगभग इस पूरी लिस्ट में 12% से ज़्यादा वो कंपनियां हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस कंपनियां हैं, उनको यहाँ पर रैंकिंग मिली है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सूरत ने भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। कैसे? तो 21 जून को योगा डे भारत में ऑब्जर्व किया गया। अलग अलग सिटीज़ में ऑर्गेनाइज कर रहे थे योगा डे, लेकिन सूरत सिटी में जो योगा डे हुआ उसमें जो लोगों की गैदरिंग हुई वो सभी से सबसे ज़्यादा रही। कितनी? 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर योगा डे के अवसर पर पार्टिसिपेशन अपना दिया है, जिसकी वजह से इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है कि इतने सारे लोगों ने एक साथ मिलकर योगा किया है। इसीलिए
इनका नाम दर्ज हुआ, ध्यान रखिएगा। सूरत सिटी गुजरात में ये अवेलेबल है, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने मिलकर यहाँ पर योगा डे ऑब्जर्व किया। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने एड्रेस किया है जॉइंट सेशन को यूएस कांग्रेस में दूसरी बार, मतलब भारतीय पहले हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनली बात करें तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा कर चुके हैं और उनका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है, ध्यान रखिएगा। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जॉइंट सेशन यूएस कांग्रेस में दिया था 2016 में, और अब 2023 में ये दूसरा सेशन नरेंद्र मोदी जी का हुआ है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड बेस्ट लिवेबिलिटी सिटी जारी की गई किसके द्वारा? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। और इसमें टॉप कौन कर गया है? तो इसमें वियना टॉप कर गया है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रिया की ये कैपिटल है। वियना पहले पोजीशन पर, दूसरे पर कोपेनहेगन है, और तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न, फिर सिडनी और फिर वैंकूवर का नंबर आता है। अब इसमें आप कहेंगे भारतीय सिटीज़ में टॉप कौन कर गया? तो कोई और नहीं, वो बेंगलुरु टॉप यहाँ पर कर गया। भारतीय अगर सिटीज़ की बात करें तो 5 सिटियों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया। बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, नई दिल्ली और मुंबई। इन 5 में से बेंगलुरु यहाँ पर टॉप कर गया, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023 ऑर्गेनाइज हुआ कहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा, ये जो इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है ये बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसको जीता किसने? तो मध्य प्रदेश ने इसको जीत लिया है, और चंडीगढ़ की टीम को हराकर। ध्यान रखिएगा, जो हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप है 2023 की, इसको किसके द्वारा जीत लिया गया? तो मध्य प्रदेश की टीम के द्वारा जीता गया। चंडीगढ़ हार गई और उड़ीसा में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। ठीक, और थर्ड पोजीशन पर वैसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखिएगा हरियाणा थर्ड पर है। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेवी ने ओशियन रिंग ऑफ योगा को ऑर्गेनाइज कराया है। इसको ऑर्गेनाइज कराने का मेन मकसद जो हमारे डिफेंस के पर्सन्स हैं उनके अंदर योगा को प्रमोट करना है, और इसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की पहल से हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसमें दूसरी मिनिस्ट्रीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यहाँ पर सबसे आगे रही। जिसको संभाल कौन रहे हैं? तो सर्बानंद सोनोवाल जी इस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम चंद्रशेखर राव जी है, उनके द्वारा मेधा रेल कोच फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया गया है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर किया गया? तो संगारेड्डी में किया गया है। तेलंगाना में एक जगह संगारेड्डी है, वहाँ पर इसका इनॉग्रेशन हुआ। संगारेड्डी वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है। मेधा रेल कोच फैक्ट्री आपसे पूछी जा सकती है किस राज्य में अभी इनॉग्रेट हुई? तो आंसर होगा तेलंगाना में इनॉग्रेट हुई। किसके द्वारा हुई? वहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा हुई, ध्यान रखेंगे। इसका मेधा जो साइन हुई थी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के बीच में 2017 में हुई, और ये तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने लैंड एलोकेट किया था। और अगर इसका डेवलपमेंट की बात करें तो मेधा रेल कोच फैक्ट्री जो कि कोंडाकल विलेज में अवेलेबल है, जिसको मेधा और स्विस रेल रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चर के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया, के द्वारा डेवलप किया गया। ध्यान रखेंगे, तेलंगाना में इसका डेवलपमेंट हुआ। आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एनटीपीसी जिसको मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 अवार्ड मिला है टीम मार्क्समैन के रूप में। याद रखिएगा, मतलब इनके यहाँ पर एनटीपीसी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं और दूसरे जो पर्सन्स हैं वो सब काफ़ी मिलजुल कर काम करते हैं, और काम का जो माहौल है वो सबसे बेहतर है, इसीलिए इनको ये जो ये अवार्ड है ये प्राप्त हुआ। एनटीपीसी आपको पता है भारत की महारत्न कंपनी है। भारत में इस समय पर टोटल 12 महारत्न कंपनी है, उन्हीं में से नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये भी एक कंपनी है, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायणा टेम्पल
डेवलप करना स्टार्ट कर दिया गया। कहाँ पर? बिहार में इसका डेवलपमेंट शुरू किया गया और कहा जा रहा है ये जो मंदिर होगा रामायणा टेम्पल, जिसको 2025 तक डेवलप कर लिया जाएगा। ये इतना बड़ा होगा कि यहाँ पर 20,000 लोग मिलकर एक साथ पूजा कर सकते हैं। इसकी बात की जाए तो वेस्ट चंपारण बिहार में ये डेवलप किया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, या उससे पहले इसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो पटना में इसका इनॉग्रेशन महावीर मंदिर ट्रस्ट जो पटना के हैं आचार्य किशोर कुणाल और चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट में रहे SN झा के द्वारा, और दूसरे इंडिविजुअल्स भी अवेलेबल थे, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, अभी आपको पता है टाइटैनिक बहुत चर्चाओं में रहा था। टाइटैनिक फिल्म बनी और 1912 में ये डूब गया था, और आपको बता दूं 1912 में ये डूबा। 111 साल हो चुके हैं। उसके मलबे को देखने के लिए टाइटन नाम की एक सबमरीन भेजी गई। तो टाइटैनिक नाम की एक सबमरीन गई और वो उसमें 5 लोग गए थे, लेकिन पाँचों के पाँचों लोग क्या हुआ? मर गए। पाँचों के पाँचों लोगों के साथ हादसा हुआ, क्या हुआ अभी इसकी ये एक जांच का विषय है, लेकिन वो अब फाइनली डेड मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनकी डिस्कवरी के लिए टाइटैनिक सबमरीन गई थी जिसमें 5 लोग थे, और वो पाँचों लोगों की अभी रिसेंटली में मतलब मौत की खबर आई है। ठीक, चलिए यहाँ पर आप पाँचों के पाँचों को देख सकते हैं। तो इस ओशन गेट की जो सबमरीन थी जिसका नाम टाइटैनिक था, इसमें स्कॉटन रक्ष, पॉल हेनरी, शहजादा दाऊद सुलेमान और हैमिस हार्डिन, ये 5 लोग गए थे। पाँचों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आगे बात करें तो 5 लोगों थे, 5 लोगों के बारे में बता दिया। 5 लोग रिसेंटली में अब नहीं रहे इस दुनिया में, जो कि टाइटैनिक का मलबा, टाइटैनिक का जो जहाज़ था उसका मलबा देखने गए थे। आगे बात करें, हसमुख आधिया जो कि नए चेयरमैन बने हैं गिफ्ट सिटी के, ध्यान रखिएगा। गिफ्ट सिटी की बात करें तो गांधीनगर में लोकेटेड है ये, और जो हसमुख आधिया जी हैं ये सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री में फॉर्मर सेक्रेटरी के पद पर काम कर चुके हैं। गिफ्ट की बात करें तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, गुजरात में ये अवेलेबल है। तो गुजरात की बात कर लें तो कैपिटल इसकी गांधीनगर है। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैं, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिया साहब को। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है कि अब 2025 तक, कब तक? 2025 तक कंपलसरी कर दिया जाएगा कि एयर कंडीशन का एक रूम टाइप का ट्रक में अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि AC कैबिन, जिसको आप कह सकते हैं AC कैबिन अवेलेबल होना चाहिए ट्रक में। इससे क्या होगा, अब अगर कोई भी ड्राइवर लंबी जब दूरी जा रहा है तो उसको आराम की नींद की ज़रूरत पड़ती है। अगर वहाँ गर्मी है, अगर उसको काफ़ी ठंड लग रही है, तो सिंपल सी बात है वो अच्छी नींद तो नहीं ले पाएगा। इसीलिए AC का कैबिन होगा तो वहाँ आराम से नींद ले सकता है, और एक्सीडेंट वगैरह के जो केसेस ट्रक के हम सुनते हैं वो कम हो सकते हैं। नितिन गडकरी जी जो कि हमारे इस समय पर मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे संभाल रहे हैं, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है, ध्यान रखेंगे। और ये इंस्पिरेशन उनको वोल्वो और स्केनिया कंपनी के माध्यम से मिली, जिन्होंने कुछ ट्रकों में अपने AC कैबिन भी डेवलप करे हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, अगर आपने सुना हो साजिद मिर जो कि टेररिस्ट है, अभी रिसेंटली में न्यूज़ में भी रहा, इसको चाइना ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचा लिया। UNSC में चाइना ने इस पर वीटो पावर इस्तेमाल की है अपनी। याद रखिएगा 26/11 मुंबई का टेररिस्ट अटैक का एलिगेशन इसके ऊपर लगा हुआ है। ये लश्कर तैयबा से बिलोंग करता है। UNSC में इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का जो पूरा सिस्टम था वो ऑलमोस्ट तय था, लेकिन चाइना ने ये ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आपको पता है वहाँ पर चाइना के पास जो कि चुनिंदा 5 देशों के पास वीटो पावर है। 5 देश अगर ना चाह लें तो कुछ भी UNSC में पास ना हो सके, और 5 में से एक देश कोई चाह ले, ऐसा नहीं कि इस 5 को चाहना ज़रूरी है। और बाकी आपको पता है 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, 5 परमानेंट हैं। उन 5 परमानेंट मेंबर में चाइना भी है, इसीलिए चाइना ने अपने उस पावर का इस्तेमाल किया और जो साजिद मिर है इसको टेररिस्ट घोषित होने से बचा लिया है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं साजिद मिर को।
अगला क्वेश्चन, जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी हुई और जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंक रही 127, 146 कंट्रीज़ की पूरी रैंकिंग जारी हुई थी। जेंडर गैप रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है, पहली रिपोर्ट 2006 में इसको जारी किया गया था। इसमें टॉप कौन कर गया? तो टॉप नॉर्वे कर गया और दूसरे पर फिनलैंड रहा, तीसरे पर स्वीडन रहा। अगर बात करें किन किन पॉइंट्स के ऊपर ये रैंकिंग जारी होती है, तो जेंडर पैरिटी के 4 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो ये 4 पॉइंट्स थे जिनके बेस पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, एक बुक रिलीज की गई, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर। ये 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था और जब इमरजेंसी लगी थी उस समय के बीच में जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। अशोक कुमार भट्टाचार्य जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया, ध्यान रखिएगा। और इस बुक का नाम है इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर होली त्यौहार, आपको पता है रंगों का त्यौहार होली है, उसको बैन कर दिया है जिससे कि इस्लामिक आइडेंटिटी उसकी सेव बचाई जा सके। आपको बता दूं, होली के अलावा दूसरे हिंदू फेस्टिवल को भी इन्होंने बैन किया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो कंट्री में उनके यहाँ चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हायर एजुकेशन ने इस पर इशू किया, लेकिन अभी तो सिर्फ यही हुआ है कि इसको बैन कर दिया गया है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो शहबाज शरीफ यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन रखने वाला कंट्री है। पहले पर कौन है? तो इंडोनेशिया पहले पर है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल विडो डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 23 जून को ऑब्जर्व करते हैं। जो विधवाएं होती हैं उनकी जो स्थिति है दुनिया को दिखाने के लिए, साथ साथ उनको सपोर्ट करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है, जिससे कि जिस प्रकार का वो फील कर रही हैं अपने लाइफ को थोड़ा सा बेहतर कर पाए लोगों के सपोर्ट के माध्यम से। इसीलिए इंटरनेशनल विडो डे ऑब्जर्व होता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको 2011 में स्टार्ट किया गया था। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं? तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को सेलिब्रेट होता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के माध्यम से इसको इस्टेब्लिश किया गया। क्यों? क्योंकि इसी दिन 23 जून 1894 को जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसको फॉर्म किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। और 1896 में पहली बार ओलंपिक हुए। आपको पता है पहली बार समर ओलंपिक कब हुए? तो 1896 में ऑर्गेनाइज कराए गए थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 23 जून को ही हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। पब्लिक सर्विस एंड द पीपल हु वर्क इन देम को अप्रिशिएट करने के लिए, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो जो ब्लड का विकार होता है, शेप का विकार, आपको पता है रेड ब्लड सेल, हमारे पास डब्लू ब्लड सेल और प्लेटलेट्स हैं। तो रेड ब्लड सेल का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, WBC का काम होता है जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, फॉरेन ऑर्गेनिज्म है उनको किल करने का। तीसरा होता है प्लेटलेट्स का काम क्या है? हमारे बह रहे खून को जमाने का, क्लोट करने का। तो यहाँ पर RBC की कोई शेप है, अब जब RBC की शेप है अगर उसको बदल दिया जाएगा तो वो कम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि उसका काम तो ट्रांसपोर्टेशन का है। तो कम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा तो आदमी के अंदर ब्लड की आपूर्ति हो जाएगी, जिससे उसका स्ट्रेस बढ़ेगा, उसको गुस्सा जल्दी आएगा और भी बहुत सारी प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो सिकल सेल डिसीज़ RBC का एक विकार है, ध्यान रखिएगा। RBC रेड ब्लड सेल इसकी फुल फॉर्म है। ये जेनेटिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है। 19 जून को हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। 2008 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको डिक्लेयर
किया गया था। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 19 जून को ही हम इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जर्व करते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ही इस डे को भी ऑब्जर्व किया गया था। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल योगा डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व करते हैं। 2015 से इस डे को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसकी थीम योगा फॉर वसुधैव कुटुंबम रखी गई है, ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे रिकॉर्ड बने, मैंने पूरी वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी, और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने कुछ मित्रों तक रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना एक्सप्रेशन भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाइएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। धन्यवाद।